नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रकाश और अपने खास कार्यक्रम 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन में आज हम मौजूद हैं बस्तर और बस्तर के जगदलपुर में। जगदलपुर ये एकमात्र जनरल सीट है। इसके बाद जो 11 सीटें हैं ना सत्यप्रकाश, वो पूरी आरक्षित है और पहले चरण का चुनाव भी बस्तर में ही होना है। तो आज बस्तर की बात करेंगे, बस्तर से ही। और तृप्ति खास ये भी हो जाता है कि ये छत्तीसगढ़ के सियासी फिजाओं में हमेशा गूंजता रहता है कि सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर ही जाता है, मतलब सत्ता की चाबी बस्तर के पास ही रहती है। इसलिए भी बहुत बहुत स्पेशल हो जाता है बस्तर के लोगों की बात बस्तर के नेताओं से चर्चा करने के लिए। और ये डगर कितनी आसान है, कितनी कठिन है, ये जानेंगे, नेताओं से सवाल करेंगे क्योंकि चुनाव मुहाने पर है। तारुफ करवाऊंगी मैं हमारे पैनल के साथ में। हमारे साथ में सुशील मौर्य जी हैं। सुशील मौर्य जी जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ ही राजाराम तोड़ेम जी हैं, आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष। रमाशर सिंह जी हैं, बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। पहला सवाल आपसे करूंगी मैं राजाराम तोड़ेम जी। चूंकि जल जंगल जमीन की बात की जाती है, आप अविभाजित मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे, इसके बाद आपने बीजापुर जैसे जगह का भी प्रतिनिधित्व किया है। आदिवासी क्या चाहता है बस्तर का, किस आधार पर चुनता है जनप्रतिनिधि? देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश जब था तो उस समय में कांग्रेस की सरकार ही हुआ करती थी। तो जब तक कांग्रेस की सरकार अविभाजित मध्य प्रदेश का शासन चलाती रही है, तब तो बस्तर संभाग को अजायब घर बना के रखा था। और उस अजायब घर को सारे लोग जानते थे कि भाई बस्तर जो है इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। सबके दिमाग में रहता था, सभी सरकारों के दिमाग में रहता था उस समय के, किंतु इसको अजायब घर से ऊपर नहीं उठाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग किया और छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी, तब जो है यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा और स्कूलों की व्यवस्था ठीक ठाक हुई और बहुत सारे ऐसे जो छोटी छोटी बुनियादी जो समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हुआ। इसमें विकास की गति थोड़ी पकड़ी थी, किंतु बस्तर के लिए ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे सामने जो है ना इंद्रावती नदी का जो जल है धीरे धीरे करके सूख रहा है। उसको इन 5 वर्षों में कभी भी उसको ठीक करने का काम कांग्रेस की सरकार ने अभी तक किया नहीं। उसी प्रकार बस्तर वासियों की एक लंबे अरसे से एक मांग है, रेलवे लाइन का जो मामला है, वो सारे बस्तर वासी चाहते हैं कि भाई हमारे बस्तर को जो है राजधानी से जोड़ा जाए, अन्य राज्यों से जोड़ा जाए। वो मांग अभी हमारी पूरी हुई नहीं है। अब देश आज़ाद होकर लगभग 75 वर्ष हुए। बुनियादी चीज़ों की जो समस्याएं हैं, जैसे सिंचाई की सुविधाएं यहाँ बहुत कम मात्रा में और रोजगार के अवसर भी जो है यहाँ के लोगों को बहुत कम मिलता है। इसलिए पलायन जो है ना यहाँ बहुत मात्रा में जो है होता है। तो उस पर भी सरकारों को ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता होती है। किंतु इन पिछले जो 5 वर्षों से जो कांग्रेस की भूपेश जी की सरकार है, उन्होंने तो बस्तर को फिर से अजायब घर बनाने के मूड पे आया हुआ है। सुशील जी से पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सुशील जी, 5 सालों में आपने कुछ किया ही नहीं बस्तर में, इनका तो ये कहना है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, यह आम बस्तरियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को दिखता है। आप सम्मानित मीडिया हैं। पहले 5 साल पहले आप लोग आते थे, बस्तर कैसा था और आज बस्तर कैसा है आप सभी देख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस 15 साल के सरकार में महारानी अस्पताल को बंद करने का जो षड्यंत्र किया था, उसको हमारी सरकार ने आने के बाद उसको जीर्णोद्धार किया और आज महारानी अस्पताल को लोग देखते हैं, बोलते हैं प्राइवेट अस्पताल है क्या। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। बीपीएस जिस बीपीएस जो बस्तर की आर्थिक आधार हुआ करती है, उस बीपीएस को भाजपाइयों ने बंद करवा दिया, इनकी सरकार ने बंद करवा दिया। उस बीपीएस को हमारी सरकार ने खोला है और बस्तर को सबल करने का प्रयास किया है। जो बस्तर के आदिवासियों संस्कृति है,
देवगुड़ियों का उन्नयन करके हमारी सरकार यहाँ के आदिवासियों और यहाँ के संस्कृति को मान स्वाभिमान देने का काम हमारी सरकार ने सुशील किया जी, ठीक है, आपकी नजर ठीक में है। आपकी सरकार ने खूब काम किया, हाँ। लेकिन थोड़ा उन दोनों मसलों पे आइए ना। इंद्रावती की बात किया है इन्होंने और रेल लाइन की बात किया है। देखिए, इंद्रावती विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ है वो हमारी यही- सरकार में हुआ। 15 सालों तक ये भाजपा के लोग और इनके सहयोगी सिर्फ पेपरों में आते थे और कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने प्राधिकरण का गठन किया है, उस पर काम हो रहा है। 100 ठीक है। करोड़ से अधिक का बजट है। और क्या पूछ रहे थे आप? रेल लाइन क्या केंद्र रेल सरकार लाइन। अटका रही है कि रेल इधर से लाइन कुछ मसला जो है? बस्तर में आज रेल लाइन है वह कांग्रेस सरकार की देन है, यूपीए सरकार की देन है। जो कोरापुट से जो दोहरीकरण का भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2007 में, काकोड़ी में जो रेल का अभी किए थे वो भी 2008-9 की बात है। ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में और खासकर बस्तर में जो रेल सुविधाओं का विस्तार है वह कांग्रेस सरकार की देन है। इन्होंने तो सिर्फ ना कभी आंदोलन करते हैं और ना इनके सांसद दिल्ली ठीक में है, जाकर ठीक है, कभी बोले चलिए। हैं। रामाश्रय बस्तर जी। के सांसद दीपक बैद जी ने पहली बार लोगों का एहसास कराया कि बस्तर में कोई सांसद है। ठीक है रामाश्रय जी, ये कहते हैं रेल हम लेके आए, प्लांट हम लेके आए, पत्थर हम लगाते हैं, नारियल फोड़ने आप लोग चले जाते हैं। श्रेय वाली सियासत क्यों? देखिए, यह जो पार्टी है ये शुरू से इन्होंने हिंदुस्तान के वासियों को ठगने का काम किया है। बस्तर की बात हम करें, रेल लाइन में एक रेल लाइन हुआ करती थी और एक रेल चला करती थी बैलाडीला से विशाखापट्टनम। वो एम्बुलेंस के रूप में काम करती थी, खाली उसमें पेशेंट वॉलंटियर जाते थे और वापस आते थे। हमारी सरकार ने कई रेल ट्रेनें इस बस्तर नाम जिले को बताइए, सौगात नाम में दी। बताइए आप। उसके बाद मेरा मेरा मैंने एक एक आपके बीच करके, में एक एक डिस्टर्ब नहीं करके, किया। ठीक जी, है बोलिए। रामाश्रय जी, आग्रह है। बोलिए नहीं, बोलिए नाम बोलिए पूछेंगे हम, लेकिन पहले बोल लीजिए आप। बोल लीजिए। रेल लाइन का बात इन्होंने किया, ये हमारी सरकार की देन है। पूरे देश में मोदी जी ने रेल के क्षेत्र में जितना काम किया है, आज तक 58 साल के इनके शासनकाल में कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरा, आदिवासियों की बात इन्होंने की। अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी की सरकार थी। आदिवासी अपने मांग के लिए रायपुर राजधानी में एक आंदोलन कर रहे थे। वहां पर आदिवासी समाज के हमारे भाइयों को, बहनों को मुंह में कालिक पोत कर दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया और ये कांग्रेस की हितैषी बनती है। विकास कार्य इन्होंने बताया कि 5 साल में बहुत विकास किया है। विकास हुआ है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का विकास हुआ है, गरीब जनता का विकास नहीं हुआ। अब एक ठीक एक है, जवाब ठीक ले है। लेते हैं तृप्ति। हाँ, एक एक जवाब इधर ले से लेते हैं। इधर कांग्रेस के उधर नेता है, भाजपा के इधर नेता है, एक नहीं, एक इधर जवाब। कांग्रेस के नेता हाँ, हैं, इधर कांग्रेस के, उधर भाजपा के, एक एक नेता जवाब हैं। ले लेते हैं, और फिर कुछ उसके बाद जनता भी चलते हैं। पीछे खड़ी है। मैं चाहूंगी कि आप खूब लोग इधर ताली मार आएं। रहे हैं आप, इधर जब आपके आएं नेता आप लोग। बोल रहे हैं तो खूब। रेलवे या कह रहे कि रेलवे में कांग्रेसियों ने रेल रोको आंदोलन किया। उसके बाद एक पैसेंजर ट्रेन चालू हुई। उसके बाद से रेल का इन लोगों सरकार ही नहीं की थी। लेकिन इन लोग आज भी देखिए वहाँ से क्या कहते हैं, अंतागढ़ से जगदलपुर की रेल लाइन बंद पड़ी है, कहीं कुछ नहीं। पहली बार यहाँ जो नगरनार स्टील प्लांट लगा है, आज उसको बेचने की प्रक्रिया में इन लोगों ने बुला लिया है, बेचने की प्रक्रिया चल रही है। उसको जोगी जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उसका भूमि पूजन किया, उसका काम चालू हुआ था। बड़ा मुद्दा तो है रेल। मुद्दा नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं। और आपका जो आज के कार्यक्रम है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 23, तो 23 में भाजपा की सरकार बनेगी, ये आपका सही कार्यक्रम है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये विकास की बात कैसे करते हैं? क्या विकास किए? कोई विकास इनके न पहले किए न ये 5 साल में किए, सिर्फ ये बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। हम पूछना चाहते हैं इनसे, कांग्रेस के लोगों से, कि इस बस्तर में लोग कनकी खाते थे, भूखे मर जाते थे। भाजपा की सरकार आई तो उनको चावल दिए, चना दिए, नमक दिए और उनको खाने के दिए, तो लोग सुदृढ़ हुए। क्यों नहीं दिए 40 साल? पूछ लेते हैं राजा राम जी, आपको बीजेपी से शायद कोई शिकायत नहीं है ऐसे लगता है मुझे, क्योंकि आपने अभी तक तो तारीफ की है तो बीजेपी की सत्ता की ही की है। तो एक बात बताइए मुझे, आप सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष हैं, आदिवासी मुद्दों पर समाज कितना मुखर है दलगत राजनीति से ऊपर? क्योंकि ये ये जो सब दो मुद्दे मुद्दे हाँ, उठे हैं, सब मुद्दे यहीं से जन सरोकार से जुड़े हुए देखिए, हैं। ऐसा है, सरकारें तो सभी एक ही जैसी होती हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाए और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
किंतु पिछले 5 वर्षों से 12 के 12 विधायक कांग्रेस के हैं और उन्होंने कितनी समस्याओं का सदन में बात उठाया, ये कांग्रेस पार्टी वालों से पूछे तो समझ में आ जाएगा। आज अनेक समस्या है, बुनियादी समस्या है। आज एक तो दूसरी बात यहाँ पर जो है संस्कृति बचाने का काम ये लोग कह रहे हैं। यहाँ तो हमारा आदिवासी समाज के लोग ईसाई बनकर ईसाई बनाने का काम इनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बड़ा मुद्दा और है हमारी एक यहाँ पे। संस्कृति नष्ट हो रही है, राजनीति का बड़ा मुद्दा और है। ये देवी देवताओं को बचाने की बात करते हैं, तो ये बहुत सरासर गलत है। देखिए सुनिए, भाजपा हम गाँव में निवास करने वाले लोग हैं और सभी लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं। भाजपा के शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। देखिए बात उसमें पूरी ये करिए। बात है कि चर्चों को पैसा देने का काम, अब मैं कहूं तो दीपक बैद जी ने कई जगह दिया है लाउंडीगुड़ा विकास खंड में, आप जांच करवा लो। ये सुशील जी वास्तविकता है, जवाब, सुशील ये जी सच्चाई है। जवाब, सुशील जी जवाब, कैसे आप रोक सुशील जी। सकते हो? झूठ जो बोलना सामाजिक नहीं रही है, कार्यकर्ता हम भाजपा उस के बात भी को टीम के लोग जानते हैं। हैं। ये अलग बात है, उनने पूछा तो मैं सर जवाब ले लेते हैं, सर सबूत जवाब ले लेते दिखाए वरना दीपक भाई से माफी मांगना पड़ेगा। इतना झूठ ही बहुत क्या झूठ आप वो बोलने वाले। पारापुर ये लाउंडीगुड़ा में जाके पूछ लीजिए, अविभाजित गलत है तो मध्य बोल प्रदेश दीजिए। में ये विधायक हुआ करते थे बीजापुर के, गलत नहीं है। अपने क्षेत्र कोई की भी हमारे समस्या को समाज उठा को नहीं पाए, देखिए, सिर्फ कोई भी दारू समाज पी को, कर हमारे समाज सदन को में धर्मांतरित घूमते करने रहे। का कोई ये कार्य मेरा करेगा, आरोप है, इस उसका पर तो कोई हम बात खुलकर बोलेंगे? विरोध करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। क्या बात करेंगे? 15 साल से सर इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। बस्तर आदिवासी क्षेत्र जो आदिवासियों के लिए सुन लीजिए जो आदिवासियों के लिए बना हुआ था। सुशील जी एक मिनट। 15 साल बीजेपी की सरकार थी। बस्तर आदिवासी क्षेत्र प्राधिकरण होता था आदिवासियों के संरक्षण के लिए। वो खुद मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे उस समय, और पूरा यहाँ का पैसा को राजनांदगांव में ले जाके वहाँ का डेवलपमेंट किए। जी बताइए, अब तो विधायकों को दे दिया यहाँ के प्राधिकरण। रामाशय जी, प्राधिकरण तो यहाँ के विधायकों को दे दिया कि स्थानीय ही चलाएंगे प्राधिकरण। बड़ा आरोप। आज विकास की बात कर रहे हैं, धरातल में जो भी काम दिख रहा है DFFT फंड का जो पैसे से पूरा काम हुआ है, ये मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के हमारे सम्मानीय नेता का कि एक भी पंचायत में, बस्तर जिले के एक भी पंचायत में कोई नया भवन इन्होंने 5 साल में बनाया है क्या? कहीं नहीं बना है। आप प्रूफ दिखाइए एक भवन बना है तो। दूसरा, गाय और गोठान के नाम पर इन्होंने लूटने का काम किया है। 229 करोड़ रुपए का घोटाला किया इन्होंने। लालू यादव जी ने तो चारा खाया था, इन लोगों ने गोबर खा गया। ये कांग्रेस की सरकार है। भ्रष्टाचार में चरम सीमा में सत्य 2000 प्रकाश, करोड़ का शराब घोटाला इन लोगों ने बीजेपी किया है। में एक नारा तो चला है जरूर, गोबर खाने वाली सरकार कहते हैं। सुशील जी बताइए भाई। देखिए, हाँ? हमारी सरकार ने यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के जो महिलाएं इनको सुदृढ़ करने के लिए, गोवंश को बढ़ावा देने के लिए गोबर खरीदी किया। कई सारे हमारे छत्तीसगढ़ माताएं हैं जिन्होंने गोबर बेचकर मोटरसाइकिल खरीदी, और इसी गोबर नीति को पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के इनके होनहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोधन न्याय योजना चलाने की बात करते हैं। 2 रुपया में खरीद के 10 रुपया में बेच रहे, कौन सा न्याय है भाई? हाँ 2 रुपया से देखिए आप। कुछ यूथ है उधर पांडे जी, मैं आपको बस्तर के बताना लोग भी चाहता हैं यहाँ पे, हूँ, उनसे बातचीत करते हैं और आप लोग स्थानीय हैं यहाँ सवाल पे? सुनिए, स्थानीय लोगों से आप लोग सवाल स्थानीय सुनिए। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर उसे उन समस्याओं को दूर करना इनकी जिम्मेदारी है, इन राजनीतिक संस्थाओं की। राजनीति के जो लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, या जो सरकार में है, जो थी या जो नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समस्याएं जो यहाँ की हैं वो उनको दूर करें। और मूलभूत सुविधाएं मिलती भी रहती हैं और इन लोगों ने किया भी है। पिछली सरकार समस्याएं जिस तरह से दूर होनी चाहिए, हाँ ये है कि समस्याएं जिस तरह से दूर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। यहाँ समस्या जस की तस बनी है। सुशील जी के बाद आप पे आएंगे, आप पे ही आएंगे। सुशील जी, सरकार आपकी है प्रदेश में, तो पहले आप बोल लीजिए। जी देखिए, जिम्मेदारी भी ज्यादा आपकी छत्तीसगढ़ बनती है। में खासकर बस्तर में जो प्रमुख समस्या थे नक्सलवाद, हमारी सरकार आने के बाद नक्सलवाद
पर धीरे धीरे लगाम लगाया जा रहा है। जो नक्सली बीजापुर से होकर रायपुर पहुंच गए थे, आज नक्सलियों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है। आप कोई भी हमारा बस्तर का वासी रात को 1 बजे बीजापुर पहुंच सकता है, 1 बजे दोरनापाल पहुंच सकता है, 2 बजे कोंटा पहुंच सकता है। इस सरकार की उपलब्धि है। 3000 जिन स्कूलों को बंद कर दिया था, सही में ऐसा है। युवा वोटर सबसे ज्यादा है जी। यस सर डेफिनेटली यस। यहाँ से बीजापुर जाना बहुत दिक्कत होता था आज से 7-8 साल पहले। अभी आप 1 बजे रात को भी चले जाओ, कोई डर नहीं होता। आप सुरक्षित महसूस करते हैं? एक सवाल हो गया, 1 मिनट। दूसरा सवाल ये है, आप किसकी वजह से सुरक्षित महसूस करते हैं? भाजपा, कांग्रेस, किसकी वजह से आपको लगता है, किसकी सरकार की वजह से सुरक्षित महसूस करते हैं? काका है तो भरोसा है बस। कांग्रेस जी रामाश्रय जी आएंगे सर। अभी सड़कों का जाल की बात हुई, सड़क अच्छे है। 10,000 करोड़ रुपया नितिन गडकरी साहब ने दिया है राज्य सरकार को सड़क बनाने के लिए। नहीं, नक्सलवाद को इन्होंने भगा दिया है बोल रहे हैं यूथ। नक्सलवाद के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। जो नक्सलवाद के साथ जिनका तालमेल बहुत बढ़िया है, वो पार्टी आज बात कर रही है नक्सलवाद के ऊपर। ये इनका छद्म रूप है। माइक थोड़ा ऐसे का चेहरा अलग है और है कुछ और, ये दिखाने का रूप है। और ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात करने वाले लोग, मैं कांग्रेस के नेता जितने भी यहाँ उनके समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, बस्तर में मेरे साथ चले। कहाँ पर इनके गोठान में गाय बकरी बंधी हुई है। गोठान नाम का चीज नहीं है। राजनीति से अगर संन्यास लेगी, अगर बोलते हैं, मैं इनको गोठान दिखाऊंगा। गोठान में एक गाय का जानवर, एक बकरी का बच्चा तक नहीं इनके गोठान में। गोबर बेच के हम लाखपति बना दिए कार्यकर्ताओं को। ये बहुत ही गलत बात है। आपने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना छोड़कर गोबर बीनने के काम में लगा दिया है। ये कांग्रेस की सरकार। चलिए ठीक है, एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। आप हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी हैं। मनीष गुप्ता जी, आपके शहर के पूरे बस्तर को जानने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं, उनसे एक्सपर्ट कमेंट लेंगे। सर, चुनाव सर पर है, आपको क्या लग रहा है? अभी काफी देर से सुन रहे हैं आप इनको। आप यहाँ के रहवासी, यहाँ के लोगों की आवाज बनकर जब आते हैं, तो आपको कौन से मुद्दे दिखते हैं और खामियां किन में, खूबियां किन में? सबसे पहले सभी को नमस्कार। बस्तर प्रारंभ से ही विकास का एक पैमाना रहा है। जिस प्रकार से सरकारें कोई भी हों, छत्तीसगढ़ का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि बस्तर पिछड़ा हुआ था, बस्तर नक्सल प्रभावित था और बस्तर की सबसे बड़ी समस्या नक्सल समस्या है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर काफी कम था। नक्सलवाद की समस्या एक लंबी प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे उसको ठीक किया गया। मुझे लगता है आज उसका एक सुखद परिणाम आज हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। और मतलब आपको भी लगता है कि नक्सलवाद पे करारा चोट हुआ है? नहीं, ये एक सरकार का नहीं है। ये देखिए, ये यही क्लियर मैं करवाना चाह रहा हूं। दोनों सरकारों की का समन्वित प्रयास है। 2003 के बाद नक्सलवाद पर सरकार ने एक डेफिनेशन तय की कि नक्सलवाद को लॉ एंड ऑर्डर से हम हैंडल करेंगे। उसके बाद फोर्स आई और जिस टाइप से अंदरूनी इलाकों में, नक्सली इलाकों में नियंत्रण करने के लिए फोर्स के कैंप स्थापित हुए, आज यही कारण है कि उसको लगातार दूसरी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाया। और आज यही कारण है कि आज जो बीजापुर और कोंटा की बात हो रही है कि हम वहां निर्बाध रूप से रात को 2 बजे भी जा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों सरकारों का प्रयास है। लेकिन सर, सलवा जुडुम भी हुआ और उसी के नेता को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है कोंटा में। आपको लगता है कि वो जो बुझी हुई आग है वो फिर से लपाटे मारेगी? नहीं, देखिए, सलवा जुडुम जो है उस समय एक तात्कालिक उत्पत्ति थी। जिस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ जनता लामबंद हुई और नक्सलियों ने भी काफी अत्याचार किया है। नक्सलियों के हादसों में कई लोग मारे गए हैं। भाजपा, कांग्रेस दोनों दल उसका शिकार हुए हैं। निश्चित रूप से सलवा जुडुम, आज जो शांति हुई है उसमें सलवा जुडुम का भी एक स्थान है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि सलवा जुडुम के दौरान कुछ ज्यादतियां भी हुई। ऐसे आंदोलन जब भी चलते हैं उनमें आप कभी एक रूपता की उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होता है और जिसका खामियाजा भोगना पड़ता है। अगला सवाल है और उसका जवाब है
उससे पहले ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि नक्सलवाद एक नासूर यहाँ पे रही है। हाँ। और जिस तरह से चर्चा में बातें आ रही है, यूथ बता रहे हैं हाँ। कि सुखद स्थिति बन रही है, चाहे दोनों सरकारों की वजह से बने, सबको ताली बजानी चाहिए, सबको ताली बजानी चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि अब सबको बस्तर ताली जितना बजानी चाहिए, क्योंकि खूबसूरत बस्तर है, अगर बदल जितना रहा है, अलहदा है, अनोखा है, वो आप लोगों की वजह से है। बिल्कुल। और आप जब प्रयास करते हैं तो ही वो शांति का टापू बन पाता है। अब कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, आप यहीं आएंगे, ये बताइए आप मुझे। माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल पहले गठित हुई जी, उसने ये वादा किया था कि बस्तर में नक्सलियों के नाम पर जो फर्जी तरीके से पुलिस ने जो गिरफ्तार किया हुआ है, जिनको जेल में डाल रखा है, उनको छोड़ने का वादा किया था। तो 5 साल बीत गए, किंतु एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इन्होंने छोड़ा हो। उल्टे ही और बहुत सारे ऐसे लोगों को फर्जी नक्सली बताकर जेल में डाले। तो इस प्रकार जो है ये सरकार आदिवासियों की हितैषी ना हो के देखिए नक्सली मामलों में हमेशा ही मैंने दबा के रखने का कुछ काम लोगों करती की और है। बातें ले लेते हैं। तोड़ेम जी आप आदिवासी समाज से आते हैं, आपको यह बात स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा किया था कि आदिवासियों को जो फर्जी मामले कितने लोगों को छोड़े हैं? जितने लोगों को छोड़े हैं ये आंकड़े आपके पास भी है, ये आंकड़े आपके पास भी है और पब्लिक डोमेन में सिलगेर जो गांव है वहाँ पर जो ना पुलिस ने गोली चला के 3 लोगों की हत्या की, उस समय उनके खिलाफ आज तक वो लोग आंदोलन में बैठे हैं, आदिवासी लोग। उनके ऊपर में किसी प्रकार का कोई राहत सिलगेर का मामला आप उठा रहे हैं। सिलगेर के मामले में बोलेंगे क्या? हमारी सबसे पहली जांच कमेटी गई थी, शहर में जो रहते हो, कांग्रेस गांव की के बारे में विधायकों की ज्यादा जांच कमेटी जानकारी गई आप लोगों को थी। और रहती हमारे नहीं सांसद है। वास्तव में उसी प्रकार जो है जिस तरीके से कोंटा साइड में जिस प्रकार पुलिस की प्रताड़ना होती है, उस पर रोक लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने आज तक नहीं किया। आज लोग आंदोलित हैं। नक्सलियों के कारण छोड़ के नहीं है, नक्सलियों के कारण छोड़ के मैं नहीं आया। भाजपा के पी टीम के रूप में काम करते हैं, क्या बात करेंगे? आप लोग के जैसा छोड़ के मैं यहाँ के नहीं रह रहा हूँ। ये बस्तर संभाग मुख्यालय है, यहाँ रह रहा हूँ मैं। ये बस्तर संभाग का मुख्यालय है, आप इसको पहले ध्यान रखिए। मैं बीजापुर में रहा हूँ, चाहे गोसाईगुड़ा में रहा हूँ, चाहे बोलिए बीजेपी के नेता तो भी जो है मैं बताइए रामेश्वर जी, आप बताइए मत कहिए कि भाई आप जगदलपुर में नक्सलियों के ये मुद्दे आदिवासियों के, गलत बात है। आदिवासियों के मुद्दे आप लोग उठाते हैं, टारगेट किलिंग का मुद्दा आप लोग उठाते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा क्यों? क्योंकि हमेशा से आरोप लग रहा है कि बस्तर की फिजा को खराब करने में बीजेपी का बड़ा हाथ है। ऐसे आरोप लगते हैं कि आप लोग सियासत की जो पिच है वो धर्म वाली है, ऐसा क्यों? देखिए गलत बात है। बीजेपी आप देखेंगे कि इनका जो है मूलतः झूठा आरोप लगाना इनके डीएनए में है। ये हमारे प्रधानमंत्री को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सम्मानित लोकप्रिय नेता को चौकीदार चोर है कहते हैं। ये लोगों के डीएनए में है झूठ बोलना। दूसरा, नक्सली वाले बात जो कर रहे हैं, टारगेट किलिंग की बात आपने पूछी है। टारगेट किलिंग में हमारे जितने नेता मारे गए हैं ना, उतने इनके नेता नहीं मारे गए हैं। और मैं तो चाहता हूं कि किसी के नेता ना मारे जाएं, कोई भी किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका प्रयास ऐसा नहीं है। हमारे ऐसे सैकड़ों लोग मारे गए हैं, नेता लोग जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए। रामाश्रय जी एक मिनट, अभी बड़ा हॉट टॉपिक है नगर नार संयंत्र का। ये तो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं सर। यहाँ बोल देते हैं, उधर कागज बन जाते हैं। सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी है कि यहाँ आकर बोल देते हैं लेकिन कागज वहाँ बन जाते हैं। ये कह रहे हैं, आरोप ये है कि यहाँ आकर भले बोल देते हैं निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे, लेकिन कागज उधर दिल्ली में बन रहे हैं, ऐसे आरोप पिछले दरवाजे से मैंने इनको बताया, आपको बताया, आम जनता भी सुन रही है। सर जवाब। इन लोगों ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है, झूठ बोलकर वोट लेने का प्रयास किया है। क्या है सर? सच है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा अभी 8 दिन पहले हुई है। उन्होंने घोषणा किया कि ये स्टील प्लांट बस्तर वासियों का है। दूसरा, अभी परसों मतलब निजी हाथों में नहीं जाए। अभी 4 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री उन्होंने भी साफ किया कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद ये कांग्रेस के जो छद्म बेसी लोग हैं, इन्होंने प्रयास किया। मनीष जी बताएंगे। मनीष जी, नगर नार का मुद्दा। देखिए, नगर नार का जो मामला है ये पूरी तरीके से सच है कि
नीति आयोग ने जो विनिवेशीकरण की जो सूची बनाई है उस सूची में नगरनार स्टील प्लांट का नाम दर्ज है। दूसरी बात एक मैं और कहना चाहूंगा। देखिए जो नगरनार स्टील प्लांट है पीएसयू का स्टील प्लांट है। देश, ये लोकसभा का आंकड़ा बता रहा हूं, देश में जितने पीएसयू हैं उसमें लगभग 83% पीएसयू घाटे में चल रहे हैं। कोई भी संस्था घाटे में चल करके लंबे समय तक नहीं चल सकती। इस कारण विनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चाहे कांग्रेस ने शुरू की थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ा रही है। ये बड़ी सच्चाई है। दूसरी बात जो है देश के जो औद्योगिक विकास, मनमोहन सिंह जी ने विनिवेशीकरण की बात शुरू की थी और ये आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, नगरनार स्टील प्लांट, देखिए ये बस्तर की जरूरत है, चाहे उसको निजी हाथों द्वारा संचालित किया जाए या पीएसयू संचालित करे, ये बस्तर का मुद्दा है, बस्तर का प्लांट है, बस्तर में ही रहने वाला है। इससे जो डेवलपमेंट होगा वो किसी व्यक्ति का नहीं होगा, क्षेत्र का होगा। बताइए सुशील जी, बोलिए सुशील जी। कि आपको इन पे विश्वास क्यों नहीं है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं जाएगा निजी। और दूसरा, अगर निजी में भी चला गया तो क्या दिक्कत है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री जी आकर झूठ बोलते हैं कि निजीकरण नहीं होगा, जबकि अभी सम्मानित हमारे प्रेस के बड़े भाई हैं, इन्होंने खुद कहा कि इनको निजीकरण की दिशा में, टेंडर की दिशा में डाल दिया गया। और अभी 2 बड़े कंपनियों के लोग आए थे, वहां के स्थानीय जो कर्मचारियों ने विरोध किया था। दूसरी बात कि बोलते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि 85% घाटे में है। पिछले बार आप एनएमडीसी के किसी भी कर्मचारी से जाके पूछ सकते हैं कि दिवाली में उनको बोनस के रूप में 1,75,000 रुपये दिया गया। अगर जो कंपनी घाटे पे है तो उस कंपनी के कर्मचारियों को बोनस में 1,75,000 कैसे मिलेगा? और नगरनार के अभी लोगों को 1,25,000 बोनस देने का घोषणा किया है। वहां के आप जाकर पता कर सकते। रही बात निजीकरण से क्या नुकसान होने वाला है, तो आप जाकर जो जितने भी कंपनियां जो निजीकरण हुआ है वहां के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको CSR की राशि नहीं दी जाती है, मनमाने तरीके से डेवलपमेंट कर दिया जाता है। उस कंपनी को जो प्रॉफिट उसके कम में दिखाया जाता है और जो क्षेत्र के विकास के लिए पैसे कम दिए जाते हैं। जो कंपनी सरकारी तौर पे प्रॉफिट में है उसको आप नुकसान में क्यों ले जाना चाहते हैं, उससे निजीकरण क्यों ले जाना चाहते हैं? और एक बात, देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने बदलाव के लिए लाया था। अगर कांग्रेस की सरकार में कोई कंपनी घाटे में है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल में क्या किए, जनता को बताना पड़ेगा। जनता को बताना पड़ेगा कि अगर आपसे देश नहीं संभल रहा तो आप गद्दी छोड़िए। रामाश्रय जी जल्दी से। आज फिर ब्रेक पाएंगे। आज अभी इन्होंने बताया कि जो नगर एनएमडीसी में जो कार्यरत कर्मचारी है उनको बोनस दिया गया। केंद्र सरकार का उपक्रम है, वो कोई राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है कि हम बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 2,500 रुपए जो युवाओं से इन्होंने छल किया है, वैसे हम धोखा देने वाली हमारी सरकार नहीं दे रहे हैं आप। हमने दिया है पैसा। ये कह रहे फायदे में इसलिए बोनस दे रहे हैं, ये कह रहे फायदे में इसलिए बोनस दे रहे हैं। दिया ना, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने जो बोला है कि एनएमडीसी का विनिवेशकरण नहीं होगा, निजीकरण नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन इससे परे बस्तर सत्ता की चाबी है, तो इस चाबी को चलाने के लिए आपसे सवाल है रामाश्रय जी, चाबी को चलाने के लिए धर्म का सहारा जरूरी है क्या? सियासी गलियारे में ये सवाल उठता है इसलिए कि चौक चौराहों पे खड़े होकर आपके बड़े नेता शपथ ले लेते हैं, ये क्या माजरा है? ये चाबी जो है जिस भी धातु से बनाते हैं, जिस भी सियासी धातु से चाबी बनाते हैं, उसमें ये मुद्दा क्यों लाकर रख देते हैं? देखिए, धर्म की बात आपने की। 15 साल की हमारी सरकार थी, माननीय रमन सिंह जी की नेतृत्व वाली। किसी भी चर्च पर ना प्रभु जीसस के ऊपर ना माता मरियम के ऊपर हमला नहीं किया हमारे कार्यकाल में। इनके 5 साल के कार्यकाल में चर्च भी तोड़े गए, माता मरियम की मूर्ति भी तोड़ी गई और प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति भी तोड़ी गई। ये इनकी प्रशासनिक फेरबदल। और आप देखेंगे कि तोड़ने का काम तोड़ा और कौन ने तोड़ा? ये धर्म से लड़ाने का काम ये कांग्रेस लोगों का काम है।
हमारे भाजपा के नेता ने कभी कोई बयान नहीं दिया किसी धर्म के खिलाफ। हमारे जितने भी विकास के काम हुए हैं सारे धर्म के लिए, सारे संप्रदाय के लिए बने जाते हैं। शपथ क्यों ले ये रही कांग्रेस के लोगों का काम है। शपथ किस इनके चीज के सरकार लिए के वाली? समय में जितने चर्च तोड़े गए हैं, जितनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, शपथ? ये इनके सरकार कार्यकाल में। शपथ किस चीज के लिए वाली है आपने? शपथ वाला जो प्रकरण है, हाँ, ये धोखे में रखकर किया गया। ये हमारा बीजेपी के लोगों का नहीं था इसमें हाथ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला बस्तर के हमारे जिलाध्यक्ष ने इसका खंडन किया पुरजोर कि हम इस शपथ के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कौन थे? कमलचंद भंदेव नहीं थे क्या वहाँ? सामाजिक लोग थे वहाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे वहाँ पर। कमलचंद भंदेव नहीं। और कमलचंद भंदेव डायरेक्ट उस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। हमारी शपथ ये है, हम ये शपथ लेते हैं भाजपा वाले कि सारे लोग सुखी रहें, सब लोग खुशी रहें, सबका काम मिले। हमारा ऐसा नहीं है। इन्होंने शपथ लिया था, इन्होंने शपथ लिया था उस वीडियो में। ठीक, चलिए बताइए, हाँ क्या बोलना चाहते हैं आप? धर्म की राजनीति की बात हो रही है। मैं भाई सुशील मौर्य से पूछना चाहूँगा, अभी अमित शाह जी का बस्तर आगमन हुआ था, वो माई दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने गए थे। उस पर मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि उन्होंने अपने माथे का टीका मिटा दिया था और वो किसी ऐसे धर्म के हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। प्रदेश के मुखिया, नवरात्रि का मौसम चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आते हैं, वो मंदिर जाते हैं और उनकी ऐसी टिप्पणी। तो मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूँ कि उनके मुख्यमंत्री धर्म की राजनीति कर रहे हैं या क्या? नवरात्रि का मौसम चल रहा है, बोल रहे हैं, नहीं बोलना। सुशील जी देखिए, ठीक है सुशील जी, सुशील जी, देश में, राज्य में आप देख सकते हैं कि भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है तो धर्मांतरण की बात करते हैं। चुनाव के वक्त इन्हें विकास, भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार, किसानों को लाभ, आम आदमी के हित। सवाल पूछा उन्होंने, तिलक मिटा दिया। नारायणपुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष जेल में थे, 34 दिन बाद उन्हें जमानत मिली। ये भाजपा के जिलाध्यक्ष कौन है? छोटे भाई साहब आप बताइए। रही बात तो इस विषय पर मुझे जानकारी नहीं है, इस वजह से इस मैटर पर मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे संज्ञान पे मामला नहीं आया। चलिए ठीक है। अब राजा राम तोड़ेम जी ये बताइए, एक और सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले एक पार्टी बनी है हमर राज पार्टी। वो पार्टी 50 सीटों पर लड़ने वाली है, तो समाज एकजुट है कि नहीं है? देखिए, राजनीतिक दल का गठन करने का अधिकार सभी को है। उन्होंने गठन माने रजिस्ट्रेशन करवा लिया राजनीतिक दल का, और वो उसके बैनर तले चुनाव लड़ना चाहता है, तो किसी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। आपको आपत्ति नहीं है? मुझे क्यों आपत्ति होगा? सहयोग और नहीं सहयोग नहीं। हम तो देखिए विधिवत रूप से देखा जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है सर, वही तो पूछ रहे हैं ये लोग कि सहयोग किसका है? फिर सहयोग कांग्रेसियों का ही है, वो कांग्रेस से ही है। अरविंद नेताम जी फिर कौन पार्टी के हैं वो? कुछ आप अरे हम तो सिर्फ छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। अरविंद नेताम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में सरकार चलाने वाले, पता नहीं ना जाने क्या क्या रहे होंगे। तो यहाँ पर दीदी मैं बोलता हूँ, प्रधान सरकार के पहले वाले कार्यकाल में जब चावल आता था उसमें कीड़े लगे रहते थे। वो चावल बता रहा हूँ वहाँ पर सोसाइटी में जाता था, फिर घूम फिर कर वो आता था, यानी एक बार ट्रक में लेता हुआ चावल पूरे साल भर तक घूमते रहता था, उसमें कीड़े लग जाते थे, वो कीड़ा वाला चावल मारा जाता था। ये 2000 से 2003 की बात बता रहे हैं। 20 साल हो गया। हाँ उसी समय की। और अभी के पास अभी अच्छा अभी भी कनकी वाला चावल। नान घोटाला हुआ, नान घोटाला में कुछ बताया कि रमन सिंह जी के समय हुआ था। तो मैं जो कह रहा था, अरविंद नेताम जी जो धान इन लोग रखते हैं ना, धान को सड़ा रहे हैं मैडम इन लोग, और उससे दारू, प्राइवेट दारू कंपनी वाले को फायदा करा के दारू का घोटाला कर रहे हैं। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, धान कहाँ सड़ा रहे हैं? बस्तर में धान जहाँ रखता है, धान जहाँ पे रखा होता है वहाँ आप जाके देखिए, धान सड़ रहा है वहाँ पे और उसको बेचा जा रहा है प्राइवेट वेयर हाउस में। मैडम वेयर हाउस में। मनीष जी बताएंगे। मनीष जी, ये कुछ एक मुद्दे उठे हैं, आप बताइए मनीष जी, क्या आंकलन? शराब का मुद्दा या ये धान सड़ाने का मुद्दा कर रहे हैं, क्योंकि धान तो वोट का जरिया है ना,
है ना सर, है ना सर, है ना, है ना। हाँ, तो ये जो बोल रहे हैं इसे किस तरह से देखें? देखिए, धान का जहां तक मुद्दा है, धान खरीदी की अपनी एक प्रक्रिया होती है। लैम्प्स के द्वारा धान खरीदा जाता है और जिन इलाकों में जिन जगह पर यह संग्रहण होता है वहां पर आज भी सुरक्षित संग्रहण की दिक्कत है और खुले में धान रखा रहता है, तालपत्री ढका जाता है। आज मतलब ये आज की बात नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। मुझे लगता है धान का जितना नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं सरकार की संपत्ति है और सरकारी रेट पर उसको खरीदा जाता है, किसानों का लाभ जरूर होता है। मतलब सिस्टम इनका भी धान सड़ाता रहा है और इनका भी धान सड़ाता बिल्कुल है। बिल्कुल, वो पुरानी प्रक्रिया है और आज तक जो है उस पर सुधार नहीं हुआ है। शराब की बात एक देखिए, शराब की बात तो अभी जो चली आ रही है, ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं। शराब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी, कहते हैं ना आप लोग मुद्दा बनाते हैं क्या इसको? रामेश्वर जी, पहले आप शराबबंदी। देखिए, शराब की अगर बात आ रही है तो निश्चित रूप से प्रदेश में जिस प्रकार से ईडी के छापे पड़ रहे हैं, शराब घोटाले का सार्वजनिक आरोप जो है वो लोगों पर लगा है और कहीं ना कहीं इसका चालान न्यायालय में वो प्रक्रिया गई है। छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। एक तो शराब का मुद्दा, धान का मुद्दा, और लेकिन शराब बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो आप लोग आ रहे हैं सर, आप इनके एक जवाब ले लें। धान, मैं बोलूं, हमारी सरकार आने के बाद किसानों को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए आज हमारी सरकार 2800 रुपये में खरीद रही है। हर साल 200 रुपया बढ़ा रही है और आने वाले 2028 में 3600 रुपया में खरीदे जाइए। जो बोल रहे हैं इसमें से कोई किसान नहीं है। किसानों के चेहरे के खुशी देखकर इनके चेहरे पर मायूसी आ जाती है। हमारे बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और गांव से आते हैं, इनके खाते में भी 2800 रुपया भी मिलने वाला है। तो झूठ बोल रहा है जोशी महाराज, तो बोलिए। रही बात धान की, तो हमारी सरकार आने के बाद 300 वेयर हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है। वाजपेयी जी आने वाले समय में वेयर हाउस बताइए, राज्य सरकार धान का कितना बजट ला रही है? वाकई में दुख का बात है, चाहे सरकार किसी को भी हो, राज्य सरकार बजट ला रही है, मतलब कहना क्या चाहते हैं? दोबारा कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। पूरे केंद्र सरकार ही धान खरीदी के लिए पूरा जो है पैसा यहाँ देती है और अपने एफसीआई के माध्यम से खरीदी करती है। राज्य सरकार केवल आंशिक रूप से अपना बजट। ठीक है, ठीक है। रामेश्वर जी, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं खरीदते? आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं खरीदते? क्यों कहते हैं मेरा तेरा धान किसान के खेत में उगा, मंडी में बिका, फिर कह देते हैं हम चावल खरीदते तो पैसा ज्यादा देते हैं, ये कहते हैं धान खरीदते हैं। ये क्या मामला क्या है? आप देखेंगे धान की सुरक्षा के लिए जैसे बात किया माननीय मनीष जी ने कि जितने गोडाउन धान रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने, बड़े बड़े गोडाउन बने धान रखने के लिए, इनके शासन में एक भी गोडाउन अगर इन्होंने बनाया है तो ये बोल दें। दूसरी बात इन्होंने बात किया कि धान के मामले पर जो पैसा दे रहे हैं, ये 600 राइस मिल खुले हैं जब से सरकार बनी है। 600 राइस मिल खुले बस्तर नहीं, छत्तीसगढ़ में आदरणीय छत्तीसगढ़ में। और ये बताएं 2022 में आमदनी दुगनी करने वाले थे बीजेपी वाले, बताएं कि एक मामला बताएं कि उन्होंने क्या किया। अरे अंकल, आप बोल रहे हो 600 गोदाम बने, कहाँ बने ये भी तो बता दो। एक आदमी गोदाम कहाँ बनाया आपने? अरे आपने गोदाम नहीं, राइस मिल 15 साल विकास खुले, नए राइस मिल। भाजपा के 15 साल विकास किए गए कार्यों को आपने सिर्फ पत्थर हटाने का काम किया है और कुछ नहीं किया। सिर्फ हमारे 15 साल में जो काम हुए भाजपा के ना, किसान ही आप लोगों को दोबारा हराएंगे। नाम लगाने का काम किया का धान। चलिए, किसान का मुद्दा भरपूर हो गया, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। मैं आप तीनों से सवाल करूंगी और मैं चाहूंगी कि इस पे राय दें या बात रखें। मनीष जी, मैं सवाल करना चाहूंगी इस बात पे कि ये क्या हो रहा है बस्तर में? कब्रें उखाड़ी जा रही हैं, जगह नहीं दी जा रही है। ये मानवीयता होती है क्या? चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। राजा राम तोड़ेम जी बताइए, क्यों ये संघर्ष क्यों बना हुआ है? देखिए, यहाँ पर कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति ईसाई तो था नहीं, इंसान है, इंसान है।
इंसान है। यदि कोई व्यक्ति, मैं इसको बोलता हूँ, यदि कोई व्यक्ति ईसाई बनाकर हमारा आदमी बोल दे, वो कैसा संभव हो सकेगा? आप यदि मान लो ईसाई हो तो आप ईसाई रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई आदिवासी को ईसाई बनाने की कोशिश करेगा तो उसका घोर विरोध होगा, और होगा भी, निश्चित रूप से होगा। क्यों नहीं होगा? हम लाश को उखड़वाते नहीं है, प्रशासन जबरदस्ती वो दफनाने का काम करती है। इस वजह से हम लोग आगे आना पड़ता है। आदिवासी समाज को कई मुद्दे हैं, कोई राजनीतिक दल वाले वहाँ आते नहीं है। हमारे समाज को बर्बाद करने का काम यदि ईसाई समाज करेगा, ईसाई मिशनरी करेगा, उसका तो हमारा आदिवासी समाज डटकर विरोध करेगा और वहाँ पर करने नहीं देंगे हम। तो फिर नारायणपुर में जब ऐसा हो जाता है तब कहाँ रहते हैं आप लोग? क्यों राजनीति करते हैं बीजेपी वाली? कब्र बनी हुई है, वो कब्रों में दफना ले। आदिवासी देवी देवताओं के जमीन में दफनाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, धर्मांतरण की बात आई, कब्र में गाड़ने की बात आई। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, आज इजराइल और गाजा में लड़ाई चल रहा है। कहाँ सर चले जा रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कहाँ चले जा रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ की बात करिए, यहाँ संबंधित यहाँ की बात है। ये लोग झूठ बात करने वाले लोग हैं। इजराइल में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वो गाजा पट्टी के लोगों के लिए हमास को समर्थन किया। इनके नेताओं ने की बात बोलिए। हमास को समर्थन करने वाले ये लोग कांग्रेस ईसाई समाज की बात करते हैं, ये पार्टी के लोग हैं। दूसरा, कब्र गाड़ने की बात हुई, ये इनके समाज की बात है, ये समाज की बात है। जब ये अब देखिए, मणिपुर जाने की बात कर देंगे आप, हमास करेंगे, इजराइल करेंगे, मणिपुर कर देंगे। बात आप देखेंगे, मानवता की बात है, मानवता की बात है। मानवता पे बोल लेते हैं। समर्थन करना कितनी बड़ी बात है। नहीं, बस्तर पे आ जाइए ना सर, बस्तर पे आइए, आपके अगल बगल देख लीजिए थोड़ा सा। इनका हाथ हमेशा आपके बगल देख लीजिए थोड़ा सा, रामाश्रय जी। देश विरोधी लोगों के साथ रहा इनका समर्थन। दूसरा, आपने कहा धान की बात की, धान की सुरक्षा आज 2203 रुपए केंद्र सरकार पैसा दे रही है, ये सिर्फ 300 रुपए दे रहे हैं। 300 रुपए देकर वो भी 4 किस्तों में देने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और 2500 रुपए हम दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। एक मिनट सुशील जी, बताइए मुझे, मुद्दा मुड़ेगा नहीं, बहुत गंभीर विषय है ये। सुशील जी, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, तो क्यों ऐसी घटनाओं से बस्तर अशांत हुआ? आपके ऊपर, आपके दामन में दाग नहीं लगेंगे क्या? देश में या राज्य में या गांव में कोई भी मरता है तो उससे सम्मान, उससे दफनाने का, उससे जलाने का सबका नैतिक अधिकार है, यह संविधान हमें प्रदान करता है। रही बात गांव में दफनाने की, तो जो हमारे आदिवासी समाज है, मसीही समाज है, बहुत पहले शांतिपूर्वक रहते थे। इन दोनों के बीच में अगर किसी ने खाई बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोग जाकर गांव के लोगों को बरगला रहे हैं। आने वाले कुछ समय में दोनों समाज शांतिपूर्वक इस मामले को निपटा लेंगे, और पहले जैसा हमारा शांत बस्तर था फिर से शांत बस्तर बनेगा। एक मिनट, हल क्या दिखता है? सीधा सवाल है। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इस प्रकार की स्थितियां हैं, एक गांव में अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबके धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और जिस प्रकार से धर्मांतरण के कारण आज समाज विखंडन की स्थिति में पहुंच गया है, मुझे लगता है उस दिशा में भी सोचना चाहिए, और शासन प्रशासन को गांव में बैठ करके, बड़ी बैठकें करके सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के विभाजन की स्थितियां ना बने। और इसमें पूरे समाज को, हर एक व्यक्ति को धर्म राजनीति से परे उठकर ऊपर बात करनी होगी, क्योंकि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो बस्तर भी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप बात कर लेते हैं सत्य प्रकाश, स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे पहले स्वास्थ्य की, लोगों से सवाल लेते हैं आम जनता से कि स्वास्थ्य की सुविधा कैसी? मैं लोगों के पास जाता हूँ, स्वास्थ्य और सुविधा की बात करें, स्वास्थ्य सुविधा की बात किस तरह से है? बस्तर में कुछ बदला है या पहले की तरह है, या क्या बदलाव चाहते हैं? क्या मुद्दा है ये इस बार विधानसभा चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बहुत स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ भी एक्सीडेंट होता है, न्यूरो सर्जन नहीं है, यहाँ पर दौड़ना पड़ता है। विशाखापट्टनम अस्पताल बड़ा है लेकिन डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, विशाखापट्टनम जाना पड़ता है। हाँ, विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, या तो जवाब ले लेते हैं। तृप्ति, बताइए। मैं इस पर बोलना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में भी
हमारे कांग्रेस के राज में भी जो यहाँ से पढ़ लिख कर जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आना नहीं, यहाँ सर्विस देना नहीं चाहते। न्यूरोलॉजिस्ट की बात हो रही थी, हमारी सरकार ने एक न्यूरोलॉजिस्ट 3 लाख रुपया देने का प्रस्ताव पारित किया, इसके बावजूद भी नहीं आ पा रही है। हमारे लिए सभी के लिए दुख का बात है कि हमारे बीच से कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे रायपुर विशाखापट्टनम रिफर करना पड़ता है, हम सभी के लिए बड़ा दुखदाई होता है। और हम लोगों ने कई अपने लोगों को इसमें खोया है। ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अगर कोई यहाँ बस्तर का आदमी डॉक्टर बनता तो उसे बस्तर में सर्विस देने में क्या तकलीफ है? पढ़ता है, यहाँ जाके सर्विस देता है, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ये जो यहाँ पढ़ता है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर सर्विस दे। रामाशय जी, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आपके समय भी ऐसा था कि सवाल खूब उठते थे। देखिए, बीजापुर, तेलंगाना, आंध्रा जाना जल्दी स्वास्थ्य का स्थिति ऐसा है, मेडिकल कॉलेज बनाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, लेकिन नामकरण इन्होंने अपने नेता का करवा दिया। ये है कांग्रेस का छद्म रूप। दूसरा, जो आपने बोला स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ, स्वास्थ्य की सुविधाएं रेफर सेंटर बन गया है। छोटा सा बीमारी का भी अगर पेशेंट जाता है, चाहे महारानी स्थल में जाए, चाहे मेडिकल कॉलेज में, तत्काल उसको रायपुर और वाल्टियर रिफर किया जाता है। रेफर सेंटर बन गया है स्वास्थ्य की सुविधाओं का, ऐसा हो गया। जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ, वास्तव में स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था बड़ी लचर है यहाँ पर, जबकि नहीं, डॉक्टर तो पिछली सरकार में भी अस्पतालों में पूरे नहीं थे। जो है सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला यदि कोई संभाग है तो वह है बस्तर। ठीक है। और बस्तर में स्वास्थ्य की सुविधाएं नगण्य हैं, मतलब कह सकते हैं कि अभी छोटा मोटा बीमारी तो खैर यहाँ इलाज हो जाता है। यदि कोई बड़ी बीमारी हो तो या रायपुर या विशाखापट्टनम, हैदराबाद तो देखना पड़ता है। और इसमें एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब तक शासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था यदि नहीं करेंगे डॉक्टरों की, अब जैसे मान लीजिए महारानी अस्पताल में एडमिट हो गए तो वो डिमरापाल में एडमिट करते हैं, और डिमरापाल में यदि एडमिट हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं है आज के हिसाब से। और दूसरी बात, ठीक है सर, ठीक है, ये शिक्षा का जहाँ तक का सवाल है, ये बड़ा गंभीर विषय है और दोनों दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दलीय शासन व्यवस्था है, चाहे कांग्रेस है या भाजपा। मैं इन दोनों लोगों की मौजूदगी में कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि बस्तर में विकास नहीं हुआ था, इसलिए अब इन दोनों दलों की यह जिम्मेदारी है कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करें, बस्तर में हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की स्थितियां बेहतर करें। एक बात और कहना चाह रहा हूं। देखिए, बस्तर में एम्स की स्थापना होनी चाहिए, बहुत लंबे समय से मांग होती आ रही है। बस्तर में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मिलना चाहिए ताकि हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट का परसेंटेज कम किया जा सके। अगर नक्सलवाद को अगर आपको नक्सलवाद से दूर हटना है तो निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य को देखना पड़ेगा। क्या मुद्दा है यहाँ पे? आप लोगों की कोई समस्या है? जगदलपुर के यूथ है ना, आप वोट डालते हैं? पहली बार डालेंगे कि डाल चुके हैं? डाल चुके। मैं यहाँ रोजगार पे बात करना चाहूंगा। जैसे भूपेश बघेल हैं, उन्होंने क्या किया है, बस्तर के लिए 10,000 पोस्ट, मतलब छत्तीसगढ़ में 10,000 पोस्ट निकाला था टीचर का, है ना। उसमें 4,484 जो है यहाँ बस्तर का था, लेकिन यहाँ पे कितने लोगों का हुआ है? 245 लोगों का हुआ है सिर्फ बस्तर का। तो किस आधार पे वोट मांगेंगे वो बस्तर का? इसके पीछे कारण क्या समझते हैं? क्योंकि कोर्ट के मसले भी हो जाते हैं, कहीं कोई कोर्ट चले जाता है। तो यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत पीछे है अभी। हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भूपेश बघेल जी ने बोला कि हम आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, 330 स्कूल खोल दिए। अरे 330 स्कूल खोलने के जगह 330 हिंदी मीडियम स्कूल को आप बंद किए और फ्लैक्स और प्रिंटिंग करा के उसको आत्मानंद कर दिए। कौन बताएगा इसके बारे में? यहाँ सीधी भर्ती क्यों नहीं हो रही आत्मानंद में? यहाँ तो सेटिंग के जरिए ही, मतलब यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, सीधी भर्ती। युवाओं को रोजगार चाहिए, भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार भत्ता नहीं चाहिए अपने को, रोजगार भत्ता नहीं चाहिए, सीधी भर्ती चाहिए। सीधी भर्ती निकालते हैं आप और गिनती के लोगों को ले लेते हैं, बताइए। मैं इस पर बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद बस्तर कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन किया गया, उसके माध्यम से बस्तर वासियों को नौकरी देने के दिशा में प्रयास किया गया। 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने का प्रयास किया गया, पर आसना के बस्तर के एक व्यक्ति है जिन्होंने कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया था कि भर्ती प्रदेश स्तर पे होनी चाहिए। तो पूरी लोगों को रोजगार दे देते हैं क्या? डिबेट का जब मामला उठा रहे हैं,
वो कह रहे हैं आपकी पार्टी की सरकार रहती है तो क्या सबको रोजगार दे देते हैं? क्या रोजगार का मसला ही खत्म हो जाता है? रोजगार 2 मिनट में बोलना चाहता हूँ रोजगार पर। बस्तर बटालियन का गठन किया गया, उसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार दिया गया। रामाश्रय जी से आज 12,000 जो शिक्षकों की भर्ती निकाली सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के युवाओं को ये नौकरी दी जाएगी। लेकिन 3 महीने के बाद उनका बयान आता है कि प्रदेश स्तर पर उसकी भर्ती होगी। आज जो भर्ती हुई, बस्तर का युवा और सरगुजा का आदिवासी युवा ठगा सा महसूस कर रहा है और वो उनके रोजगार छीने गए। और ये जो बाहर से शिक्षक आएंगे, कुछ दिन नौकरी करने के बाद पैसे देकर वो ट्रांसफर करा कर यहाँ से शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी स्कूल 240 स्कूल बंद किए थे। भूपेश बघेल जी के आने के बाद 240 स्कूल को खोला गया। बंद स्कूल का मुद्दा। स्कूल तो खुले हैं, स्कूल तो खुले हैं, बताइए इसमें कहाँ संशय? स्कूल खोले हैं, स्कूल खुला है, शिक्षक नहीं है। आत्मानंद स्कूल खुला है, उसमें शिक्षकों का अभाव है। पता करिए इंग्लिश मीडियम के शिक्षक है क्या वहाँ? एक्सपर्ट शिक्षक नहीं है वहाँ पर। कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है? बोलिए बोलिए शिक्षा की व्यवस्था है, या जितने भी लोग होंगे स्कूलों के बारे में जानते ही नहीं होंगे। अभी जैसे मान लीजिए पहले स्थानीय भर्ती जी बोलिए। पहले स्थानीय भर्ती हुआ करता था यहाँ पर। बस्तर का अलग से यहाँ के बेरोजगार युवकों के लिए अलग से भर्ती होती थी, किंतु कांग्रेस सरकार बनने के बाद यो स्थानीय जो भर्तियों का जो मुद्दा था वो खत्म कर दी। स्थानीय भर्ती बंद कर दिए तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। और दूसरी बात, अभी शिक्षकों की भर्ती किए, वो सारे के सारे बाहर के लोग आ गए यहाँ पर, फिर वो स्थानांतरित करके बाहर चले गए। और दूसरी बात, 221 प्राइमरी स्कूल में अभी का जो सत्र चल रहा है उसमें एक भी टीचर नहीं है। और 531 मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में एक शिक्षक ही है। फैक्ट जान लेते हैं। ऐसे स्थिति में बस्तर जिले का शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? ये जरा बंद स्कूल तो खोले गए हैं, लेकिन शिक्षकों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक और विषय उठा रहा हूँ। देखिए, स्कूल तो बंद स्कूल सलवा जुड़ूम के समय जो बंद स्कूल खोल दिए गए, लेकिन आज भी बस्तर के कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ये 4 विधानसभाओं में लगभग 150 मतदान केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं। अगर शांति आई है तो वो मतदान केंद्र जो है उन गांवों में खुलने चाहिए, ताकि वो लोग वहीं पर मतदान कर सकें और उनको जो है 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल न चलना पड़े। अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो। और ये मांग उठ भी रही है। सोचिए कि बस्तर के लोग कितने जागरूक हैं कि भीतर के गांवों से भी मांग उठ रही है कि हमको मतदान केंद्र चाहिए। और कई जगहों से तो बहिष्कार की भी खबरें आती है कि भाई रोड नहीं बनाओगे तो वोट नहीं देंगे। लेकिन सुखद स्थिति ये भी है, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे नए मतदान केंद्र खुल भी रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी संख्या कम हो सकती है। लेकिन अब आखिरी मोड़ पे लेके आते हैं इस चर्चा को, इसलिए कि ये बहुत अहम विषय है। रामाश्रय जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो तो हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। आप लोग कहते हैं कि हमने समेट दिया नक्सलवाद को, वार्ता से होगा। फिर आदिवासी समाज का क्या रुख है इसमें, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी अंतागढ़ में चुनाव भी होने हैं ना। अंतागढ़ में नक्सलियों ने पर्चे लगाए, बीजेपी का नेता आए तो मार मार के भगाओ, कांग्रेस का नेता है तो उसको भी भगाओ कि जन विरोधी है। तो बताइए क्या मुद्दा है? शुरुआत रामाश्रय जी से करेंगे। रामाश्रय जी, लेकिन गारंटी दी है आप लोगों ने। और सवाल ये भी हो जाता है कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाजपा को ही वोट देंगे तो क्यों नक्सलवाद खत्म करेंगे? भाई, आपकी सरकार तो थी 15 साल, क्यों नहीं खत्म कर दिए? देखिए, उनका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और राष्ट्र विरोधी जो तत्व है उनका खात्मा आवश्यक है। राष्ट्र विरोधी तत्व जो है लगे हुए हैं देश को खंडित करने के लिए, और नक्सलवादियों के साथ इनके साठगांठ हैं। इसलिए बोला कि भाजपा को वोट दीजिए और भाजपा की मजबूत सरकार बनाइए, ताकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए। फिर आप पे आएंगे सुशील जी, जल्दी। देखिए, ये डबल इंजन की इनके यहाँ सरकार थी। नक्सलवाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप सभी जानते हैं। बीजापुर से अंदरूनी क्षेत्र से नक्सली निकलते रायपुर पहुंच गए। इन्हीं की सरकार में झीरम जैसा नरसंहार होता है। हमारे कांग्रेस के 25 बड़े नेता शहीद हो जाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और इनके चेले अमित शाह जी, चुनाव जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में ही इनको नक्सलवाद
की दिखती है, भ्रष्टाचार दिखता है। मणिपुर देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं जाते? क्या वो मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? देखिए जी, जहाँ तक नक्सलवाद का सवाल है, आप तो 93 से हैं, आप तो 93 से हैं, बताइए क्या स्थिति तभी से ये समस्या उत्पन्न थी। ये आइडियोलॉजिकल मामला है और विचारधारा जो है ना अपने अपने तरीके से चलती रहती है। सभी अपने अपने राजनीतिक दलों की विचारधारा है, उसको खत्म करने के लिए सरकारों को कठोर होना चाहिए कई मामलों पे। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये देखा गया, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, नक्सली जो विचारधारा का जो है ना उसका विस्तार काफी लंबा हो गया, अच्छा खासे से हो गया था। और उसको खत्म करने के दृष्टि से सभी राजनीतिक दल, देखिए मैं इसमें झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना इसलिए आपको शोभा नहीं देता है। करना चाहता हूँ, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इसमें झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, जो सत्य वही बात बोलिए। चलिए सत्य जान लेते हैं, आखिरी सत्य जान लेते हैं। मनीष जी, बिल्कुल झूठ मत बोलिए नक्सलवाद पर। देखिए, नक्सलवाद कोई एक दल की समस्या नहीं है। जब तक दोनों दल, दोनों सरकारें जब तक मिलजुल करके काम नहीं करेंगे, नक्सलवाद से खात्मा संभव नहीं है। इसके लिए सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की। शांति के बिना बस्तर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये भी सच है कि नक्सलवाद जो है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर इस प्रकार से खतरा है तो सभी लोगों को मिलजुल करके उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। और बिल्कुल, और प्रयास इस बात के भी होने चाहिए कि बस्तर में जो एक टैग लगा हुआ था कि पिछड़ा हुआ बस्तर, सत्य प्रकाश, बिल्कुल कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सुदूर इलाके हैं, अंचल है। लेकिन अगर हम जहां खड़े हैं, ये प्रयास तो सबके होंगे ना। श्रेय की राजनीति होनी नहीं चाहिए। एक बार फिर चुनाव सर पर है, और चुनाव सर पे नहीं है, अब तो सामने है, चुनाव सामने है। और ऐसे में सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनेगी कि जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों पे बात हो और उन मुद्दों को लेकर लोगों तक जाए। और सिर्फ जाए नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, जिस भी दल का जनप्रतिनिधि चुनकर आए, उनके मुद्दों को हल भी करे, हल भी करे और जनता की डिमांड पूरी हो, जनता भी सहयोग करे। हमारे साथ जुड़े बहुत सार्थक चर्चा निकली है। हम समझते हैं ये कि बस्तर की जनता इसे कुछ नतीजा जरूर निकालेगी। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपसे इस मुद्दे पर बातचीत करता रहेगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे अगली जगह। तो तब तक के लिए नमस्कार।